तो आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1, जिसमें आज हम शुरू करने वाले हैं। देखिए 10th क्लास का चैप्टर शुरू करने से पहले जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हमें जान लेनी चाहिए। जैसे हमारी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, या जब सम संख्या को सम संख्या में जोड़ते हैं तब क्या आता है, या फिर विषम संख्या को विषम संख्या जोड़ते हैं तब क्या आता है, या सम संख्या को सम संख्या में गुणा करेंगे तब क्या आएगा। ये सारी नॉलेज पहले जान लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। ठीक है, आइए सबसे पहले जानते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या वह होती है जो एक से लेके स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती हैं, ये हमारी अनंत तक जाती हैं। ठीक है, 1 2 3 4 कहाँ तक जाएंगी? इन्फिनिटी, जो कि हमारी प्राकृतिक संख्या। इसके बाद आती है हमारी पूर्ण संख्याएं। क्या आती है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या भी प्राकृतिक संख्या की जैसी होती हैं, लेकिन इसमें क्या ऐड हो जाता है? जीरो और ऐड हो जाता है, और ये भी कहाँ तक जाती हैं? इन्फिनिटी तक ही जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद आती है हमारी कुछ सम संख्याएं, कुछ विषम संख्याएं। तो पहले सम और विषम वाला कॉन्सेप्ट समझती हैं। एक होती है हमारी सम संख्या और एक होती है विषम संख्या। ठीक है, सम और विषम वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिसमें देखो दो का भाग पूरी तरह चला जाता है, वो तो होती है हमारी सम संख्या। और जिसमें दो का भाग कंप्लीटली नहीं जाता है, दो का भाग कंप्लीटली नहीं जाता है, वो होती है हमारी विषम संख्याएं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी दो का दो में भाग आसानी से चला जाएगा, वो भी पूरा 4 6 8 10 इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये हमारी सभी संख्या क्या होती है? ये होती है हमारी सभी संख्याएं सम संख्याएं। अब बात आती है विषम संख्याओं की। विषम संख्या में देखिए एक में दो का भाग पूरा नहीं जाएगा, तो कैसी संख्या हो गई? विषम संख्या हो गई। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया और 11 इन्फिनिटी था। ठीक है, आई थिंक सम संख्या विषम संख्या वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आती है हमारी कुछ भाज्य संख्या होती है, कुछ अभाज्य होती हैं। ठीक है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या भाज्य वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए हमारी भाज्य संख्या वह होती है जिसमें उस संख्या को छोड़ के किसी अन्य संख्या का भी भाग चला जाए, वो हमारी क्या होगी? भाज्य संख्या होंगी। फॉर एग्जांपल के लिए समझती हैं, जैसे हमने ले लिया 4। ये 4 एक ऐसी संख्या है जिसमें 4 का भाग जा सकता है, 2 का भाग जा सकता है। एक को तो करें इंक्लूड करते ही नहीं है, केवल हमें एक को छोड़कर और उस संख्या को छोड़ के अन्य किसी संख्या का भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो हमारी 4 है, 4 में आसानी से 2 का भाग चला जाएगा और 4 का भी चला जाएगा। ठीक है, हमारा 6 ले लो, 6 में 3 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा, तो 6 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, 12 आ गया, इन्फिनिटी तक। ये सभी हमारी क्या होती हैं? ये सभी भाज्य संख्या होती हैं। अब आ जाइए अभाज्य संख्या पर। ठीक है, अब अभाज्य संख्या क्या होती हैं? अभाज्य संख्या वह होती है जिनमें किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए, केवल और केवल उसी संख्या का भाग जाए जो वो है, और केवल एक का भाग जाए, वो हमारी अभाज्य संख्या आती हैं। जैसे हमने 2 ले लिया, एक को तो इसमें लेते ही नहीं, ना ही तो भाज्य में लेते हैं, नहीं अभाज्य में लेते हैं, एक को किसी में भी नहीं लेते हैं। तो अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है? 2 से शुरू होती है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। ठीक है, इसके बाद में 3 होती है, 5 होती है, 7 11 13 17 19 डॉट इन्फिनिटी था। ठीक है, ये सभी हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं जिनमें केवल और केवल इन्हीं का भाग जाएगा या एक का जाएगा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, आइए अब सीखते हैं हम कुछ परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। ठीक है, एक होती है हमारी परमेय, एक होती है अपरमेय। अभी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या क्या होती हैं, इन्हें समझते हैं। तो ठीक है, देखो परमेय संख्या जो होती हैं वो हमेशा वटी की फॉर्म में, आई मीन P/Q की फॉर्म में होती हैं। देखिए ये किस फॉर्म में होंगी? P/Q की फॉर्म में होती हैं। लेकिन इसका जो डोमिनेटर है
ये हमारा जो डिमिनेटर है, मतलब हर है, हर हमेशा क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो हमारी परमेय संख्या होगी, अगर है तो परमेय संख्या में इंक्लूड नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं, जैसे हमारा 5 है, 5 हमारा परमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे 1 रख सकते हैं, ठीक है। हमारा 8/7 ये क्या है, परमेय संख्या है। 9/8 क्या है, परमेय संख्या है। तो जो भी संख्या वटे की फॉर्म में होगी वो हमारी परमेय संख्या होगी, ठीक है। अब बात करते हैं अपरमेय संख्या की। अपरमेय संख्या क्या होती है, हमारी अपरमेय संख्या वह होती है जो P अपन Q की फॉर्म की नहीं होती है, जस्ट इसी की अपोजिट जो होती है वो हमारी क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है, ठीक है। ये क्या नहीं होगी, P अपन Q की फॉर्म की नहीं होगी, क्या कहलाएगी, अपरमेय संख्या कहलाएगी। जैसे √2 क्या हो गया, एक अपरमेय संख्या हो गई, और √3 भी अपरमेय संख्या हो गई, √5 ये भी एक अपरमेय संख्या होती है, √7 ये भी एक अपरमेय संख्या होती है, पाई भी एक अपरमेय संख्या होती है। ये सभी क्या है, अपरमेय संख्या है। ये आप ले सकती हैं हम 0.8 3 5 7 6, मतलब पॉइंट के बाद में क्या आता जाए, एक अनावर्ती संख्या ना आए, इनका कोई भी क्या ना बने, क्रम ना बने, और संख्या आती जाए, वो भी एक परमेय संख्या के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। परमेय संख्या भी होगी। अब आती है हमारी एक वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और रियल नंबर क्या होती है हमारी, चैप्टर का नाम ही वास्तविक संख्या है, ठीक है, तो ये जानना भी जरूरी है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, हमारी जो वास्तविक संख्या है इसमें परमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों ही इंक्लूड होती है, वो होती है हमारी वास्तविक संख्या। आई थिंक ये सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब यहाँ से आगे अब थोड़ा सम और विषम वाला, इवन और ऑड वाला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए अब समझते हैं हम सम और विषम वाला, ठीक है। अगर हम सम में, और चलो सम और विषम ये वाला टॉपिक डाल देते हैं और समझते हैं। अगर हम सम में सम ऐड करते हैं, अगर हम सम संख्या में सम संख्या ऐड करते हैं तो हमेशा क्या आएगी, वो हमेशा एक सम संख्या ही आएगी, ठीक है। और अगर हम विषम में विषम ऐड करते हैं, विषम संख्या में विषम संख्या ऐड करते हैं तो ये भी एक सम संख्या ही आएगी, ठीक है। और अगर हम सम संख्या में विषम संख्या ऐड करते हैं, मतलब इवन में ऑड ऐड करते हैं, तो क्या आएगा हमारा, ये एक ऑड नंबर आएगा, ठीक है, विषम संख्या आएगी। अब ये समझ लेते हैं, जैसे सम में सम जोड़ा, 4 सम है 6 सम है, दोनों को जोड़ा कितना आ गया, 10 आ गया, तो 10 हमारा एक सम आता है, तो सम ही तो आ रहा है, यानी क्लियर हुआ। अब ये विषम वाला देखते हैं, विषम जैसे हमने 3 ले लिया और ये +5 ले लिया, दोनों क्या है, विषम है, जोड़ दो, क्या आ गया 8, ये एक सम है, तो यानी दो विषमों को जोड़ने पर क्या आता है, एक सम आता है, ठीक है। अब ये देखिए सम और विषम, जैसे सम ले लिया हमने 4 और विषम ले लिया 3, सम ले लिया 4 और विषम ले लिया 3, जब इन दोनों को दो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब ये 7 आ रहा है तो ये क्या है, एक विषम है, तो एक सम को और एक विषम को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, विषम प्राप्त होता है, ठीक है। अब ये तो एडिशन वाला हो गया। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पर, ठीक है। अब देखिए सम संख्या का मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा सम संख्या में करती है तो क्या आता है, हमारा सम संख्या ही प्राप्त होगा। अगर हम सम संख्या का गुणा विषम संख्या में करते हैं तब भी हमें क्या प्राप्त होगा, सम संख्या प्राप्त होगी। लेकिन विषम संख्या का गुणा किसी विषम संख्या में करते हैं तो हमें विषम संख्या प्राप्त होती है। अब इन्हें भी समझ लेते हैं, पहले इसको समझते हैं। ये सम संख्या है, हमने सम संख्या ले ली 4 और सम संख्या में ही गुणा कर रहे हैं 6 में, तो कितना आ गया, 6 चौके 24।
यानी एक सम संख्या का गुणा सम संख्या में किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, सम संख्या प्राप्त हुई। ठीक है, अब बात आई सम विषम पर। तो देखिए सम का विषम में कर रहे हैं, तो हमने सम ले लिया 2, विषम ले लिया 5। इन दोनों का किया कितना आ गया, 10 आ गया। तो यानी ये सम हो गया, ये विषम हो गया। तो सम का विषम में गुणा किया तो क्या आ गया, विषम, सॉरी सम आया। ठीक है, अब आ जाइए विषम का विषम में करते हैं। तो जैसे हमने 5 ले लिया और इधर 7 ले लिया और दोनों का क्या किया, गुणा किया, दोनों विषम में। इनका किया तो कितना आ गया, 7×5 = 35। तो 35 हमारा क्या होता है, एक विषम संख्या होती है। क्या होती है, विषम संख्या होती है। तो इससे क्लियर हुआ, अगर सम का गुणा सम में करते हैं तो क्या आती है, हमारी सम संख्या प्राप्त होती है। और सम का गुणा विषम में करते हैं तो भी सम संख्या प्राप्त होती है। लेकिन सम का गुणा अगर सम में करते हैं तब क्या प्राप्त होती है, विषम संख्या। तो इससे एक चीज़ क्लियर हुई, अगर सम संख्या का गुणा किसी भी संख्या में कर दें तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होगी। अब जैसे इससे निकल के आता है हमारी सम संख्या होगी 2 और यहाँ लगा दिया m। अब m का मान कुछ भी हो, सम हो या विषम हो, ये पूरी संख्या हमारी क्या बन जाएगी, सम संख्या बन जाएगी। ठीक है, जैसे ले लिया 4q भी हमारी एक सम संख्या बन जाएगी। हमने ले लिया 6n, ये भी हमारी एक सम संख्या बन जाएगी। अगर इसमें कुछ जोड़ दें, जैसे हमने 1 जोड़ दिया तो अब ये क्या बनेगी, ये अब एक विषम संख्या बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि अब ये तो पूरी हमारी एक सम संख्या है, पूरी क्या है, सम संख्या। और सम संख्या में जोड़ क्या रहे हैं, विषम संख्या। तो जब सम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं तो क्या बनता है, सम संख्या में विषम संख्या जोड़ने पर विषम संख्या बनती है। तो पूरी क्या हो गई, विषम संख्या बन गई। देखो ये लो, सम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, विषम संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, ये क्लियर हुआ होगा, ये वाला नोट कर लो। अब बढ़ते हैं सीधा एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले हमें HCF और LCM के बारे में जान लेना चाहिए। जैसे HCF क्या होता है हमारा और LCM क्या होता है। ठीक है, और इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो देखिए HCF और LCM ये दोनों ही किसी 2 या 2 से अधिक संख्याओं के लिए निकाला जाता है। ये 2 या 2 से अधिक संख्याओं के लिए निकाला जाता है। और जैसे बात करते हैं इसकी, हमने संख्या देखो कुछ भी ले लो, जैसे हमने ले ली 1 5 और 1 ले ली हमने 12 नहीं 6 ले लेती है। ठीक है, इनमें तो कुछ मिलेगा नहीं। दो संख्या ले ली 12 और 18, इसके लिए भी ले ली 12 और 18। ठीक है, अब इन दोनों के लिए हमें निकालना है, इसका निकालना HCF, इसका निकालना है LCM। तो इसमें अधिक से अधिक संख्या मतलब बड़ी से बड़ी संख्या देखते हैं, हाईएस्ट। ठीक है, और इसमें देखते हैं लो से लो संख्या, लोएस्ट। ठीक है ना। अब देखिए इसे करने से पहले इसकी और इसकी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, जिससे इस संख्या से जो आएगी ये भी पूरी तरह विभाजित हो जाए, इस संख्या से ये भी पूरी तरह ही विभाजित हो जाए। क्या आ सकती है ऐसी, तो हमने देखा इन दोनों की छोटी से छोटी संख्या आ सकती है 6, जिससे ये पूरी तरह विभाजित हो सकती है और इससे ये भी पूरी तरह विभाजित हो सकती है। ठीक है, इसे निकालने का तरीका क्या है, इसे निकालने का तरीका है फैक्टर वाला मेथड। तरीके कई सारे होते हैं, ये वाला सबसे इजी है। 2 से 1 डिवाइड किया 6 बार, फिर 2 से डिवाइड किया 3 बार, फिर 3 से डिवाइड किया 1 बार, ये 2 से डिवाइड किया 9 बार, ये 3 से डिवाइड किया 3 बार, 3 से डिवाइड किया 1 बार। अब जब हम HCF निकालते हैं तो इन दोनों में क्या देखते हैं, कॉमन क्या है 2, यहाँ कॉमन क्या है 3, क्या आ गया 6। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है, तो देखो ये 6 आया, हमने 6 ही रखा था। ठीक है, अब बात आते हैं LCM पर। LCM वह संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से वो पूरी तरह से डिविजिबल हो। ठीक है, पूरी तरह से उसमें भाग चला जाए। जैसे इन दोनों संख्याओं का क्या लेंगे, LCM लेते हैं, तो इन दोनों संख्याओं का पूरी तरह भाग चला जाए और छोटी से छोटी संख्या हो। जैसे वो होगी हमारी 36 संख्या, क्या हो गई 36। अब ये निकालते कैसे हैं, देखो इसमें 12 से जा रहा है 3 बार, इसमें 18 से जा रहा है 2 बार। अब निकालते कैसे हैं, वही वाला मेथड है डिविजिबल वाला। कितना हो गया 12 और 18। ठीक है, इसमें देखो इन्हें एक साथ लेते हैं, यहाँ पे क्या करते थे दोनों का डिफरेंट लेते थे, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं दोनों को एक साथ लेते हैं। जैसे 2 से किया 6 बार, ये 2 से किया 9 बार,
फिर 2 से किया, ये 2 से किया 3 बार, और जो जा नहीं रहा इसे यूँ कहते हो। फिर से 3 से करें, 3 से 1 बार, 3 से 3 बार, फिर 3 से किया ये 1 बार, और जो ये आते हैं इनका सही का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, LCM। ठीक है, क्या हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 × 36, तो LCM क्या आ गया, तो इनका 36 आ गया। ठीक है, अब आगे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ती है। तो अब आप लोग भी अपनी अपनी किताब निकाल कर रख लीजिए, ताकि वहाँ से क्वेश्चन देखो और मैं यहाँ सॉल्व कराता चलूँगा। ठीक है, तुम्हारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए, जिसमें 135 और 225 है, 196 और 38 या 220 है, 867 और 225 है। तो ये करने से पहले हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है। ठीक है, तो आप करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, ये हमारी HCF निकालने की एक शॉर्ट कह सकती है, कुछ भी कह लो, एक ये भी एक विधि होती है। ठीक है, ये भी तरीका है। ये क्या होता है हमारा, A बराबर BQ प्लस R, ये हमारा व्यापक समीकरण होता है। ठीक है, ये क्या होता है, व्यापक समीकरण। यहाँ पर A क्या है हमारी, A भाज्य है, A क्या है, भाज्य है। B क्या है, B हमारी भाजक है। Q क्या है हमारा, Q भागफल है, यानी कितनी बार भाग गया। और R क्या है हमारा, R शेषफल है। और इससे हम HCF निकालते कैसे, ये तो इन सभी के बारे में जानकारी हो गई। अब निकालेंगे कैसे, अगर हमारा रिमाइंडर शेषफल 0 हो जाता है, किसी भी कंडीशन में अगर हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है, तब हमारा भाजक जो होगा वही HCF होगा। इफ रिमाइंडर इज 0 देन B क्या हो जाएगा, HCF। तब जाके B क्या हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसके बेस में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जैसे अभी हमने निकाला था 12 और 18 का। ठीक है, तो इन दोनों का HCF निकालते हैं। तो सबसे पहले तो A बराबर BQ प्लस R करते हैं, A बराबर BQ प्लस R करते हैं। इसे करने से पहले एक रफ कार्य और कर लेते हैं साथ ही साथ में। ठीक है, तो 12 का डिवाइड करते हैं, कितने में, 18 में। ये छोटी संख्या का बड़ी संख्या में डिवाइड करते हैं, कितनी बार गया, 1 बार गया, 12 बार। शेषफल कितना आया, 6, और 6 का फिर से डिवाइड देंगे कितने में, 12 में, 2 बार गया। रिमाइंडर कितना आ गया, 0। और जो डिवाइड तब तक करते जब तक क्या आना जाए, 0 ना आ जाए। तो देखो हमने कैसे किया, इसी में लिखेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, 18 में डिवाइड दिया, कितने का, 12 का, कितनी बार गया, 1 बार गया। और रिमाइंडर क्या बचा हमारा, रिमाइंडर बचा 6। ठीक है, अब फिर से 12 में देंगे, जो हमारा भाजक होता है उसी भाजक में देते हैं द्वारा से। और कितने का देते हैं, जो शेषफल बचता है, शेषफल बचता है, कितनी बार गया, 2 बार। और रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। अब मैंने क्या बताया, अगर हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है तब जा करके हमारा जो 6 यानी जो भाजक होता है वही क्या होगा, HCF होता है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि अभी निकाला था। ठीक है, अब यहाँ से आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करती है। आप लोग अपनी अपनी किताब निकाल करके रख लीजिए। तो क्वेश्चन पहला ना क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित का HCF निकालो। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए हमें HCF निकालना है इन तीनों संख्याओं का। ठीक है, तो HCF निकालने के लिए मैंने सबसे पहले तुम्हें बताया था कि सबसे पहले करो एक रफ कार्य। क्या करो, रफ कार्य। रफ कार्य हमारा इसमें से दोनों का डिवीजन, यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या का क्या देती है, भाग देती है। तो 135 में भाग देंगे, 135 का भाग देंगे 225 में। ठीक है, कितनी बार गया, 1 बार गया, 135। ठीक है, कितना बचा, 0।
यहाँ बच्चा 9, 90, 90 का फिर देंगे 135 में, कितनी बार गया, एक बार गया 90, कितना बचा 45, 45 का फिर से देंगे 90 में, ठीक है, कितनी बार गया, 2 बार गया 90, रिमाइंडर क्या बचा 0। ये भाग तब तो देते जाते जब तक हमारा रिमाइंडर क्या ना जाए, 0 ना आ जाए। अब यहाँ लिखते हैं, हमारा सूत्र क्या था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस सूत्र से हमें निकालना है। ये तो हमारा इस तरह से करेंगे, अगर करो या ना करो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये वाला करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, ठीक है। तो ए फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, ए मान क्या थी 225, बी क्या है हमारा 135 जिसका भाग दिया है, कितनी बार गया, एक बार, 1 लिख दो, प्लस रिमाइंडर क्या बचा 90, 90 लिख दिया, ठीक है। अगली बार हमने 135 में दिया, तो सेकंड स्टेप क्या हो गया हमारा 135, कितने का दिया हमने दिया 90 का, कितनी बार गया, एक बार, रिमाइंडर क्या बचा 45। अगली बार क्या देंगे 45, 90 में देंगे, सेकंड थर्ड स्टेप आ गया, 90 में दिया, कितने का दिया 45 का, कितनी बार गया 2 बार, रिमाइंडर क्या बचा 0, यानी शेषफल हमारा 0 आ गया। तो इस कंडीशन में जो हमारा भाजक होगा, भाजक ही हमारा HCF होगा। तो इसका HCF कितना आ गया 45 आ गया, ठीक है। अब इनका करते हैं। अब इनका करने से पहले इसका डिवाइड देंगे इसमें, ठीक है। 196 का दिया कितने में 38,220 में। अब इसका इसमें भाग देंगे तो इसका इसमें जाएगा 195 बार, इसमें पूरा पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब इसे डायरेक्टली लिखते हैं, हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या थी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे ए क्या है, ये तो फर्स्ट टर्म में ही हो गया, ए क्या है 38,220, बी क्या थी 196, कितनी बार गया 195 बार, और शेषफल क्या बचा 0 बचा। अगर हमारा शेषफल 0 आ जाता है, अगर शेषफल 0 आ जाता है तब हमारा जो भाजक होता है वही क्या होता है हमारा HCF होता है। तो 196 क्या आ गया HCF आ गया, जिसका आंसर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, ठीक है। अब हमें छोटी संख्या कौन सी है 255, बड़ी संख्या कौन सी 867। तो छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या में भाग देना है, तो क्या आ जाएगा 255 का भाग देंगे 867 में। 255 का भाग अगर हम 867 में देते हैं तो कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा लगभग 2 बार, 3 बार चला जाएगा, 3 बार देते हैं। 5 15 की 5, यहाँ से लाई 1, 5 15 1 16 6, यहाँ से लाई 1, 3 1 3 4 1 7, ठीक है। लेस कर लो, 2 बचा 0 1 बचा, ठीक है। अब इसका फिर से भाग देंगे कितने में 255 में, 255 कितनी बार गया, ये गया 2 बार, कितना आया 204, ठीक है। अब बच कितना रहा है 1, यहाँ से कितना बचा 5, 51 बचा। अब 51 फिर से भाग देंगे कितने का 102 का, कितनी बार गया 2 बार गया। और ये कब तक जाती है, जब तक रिमाइंडर 0 ना बचे, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब वही करेंगे, ये तो हमारा क्या हो गया, ये तो केवल एक रफ कार्य है जो कि हमें एग्जाम में एक सीटी के साइड में करना होता है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए, तो ए बराबर क्या हो गया बी क्यू प्लस आर हो गया, ठीक है। तो ए कितना हमारा यहाँ पे, ए है 102, सॉरी ए हमारा 867, बी क्या हो गया हमारा 255, बी क्या हो गया 255, कितनी बार गया, ये गया हमारा 3 बार, और रिमाइंडर क्या बचा हमारा 102 रिमाइंडर बचा, ठीक है। अब फिर से डिवाइड करेंगे तो हमारा ए क्या हो जाएगा 255, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में ए हो गया हमारा 255, और जो हमारा रिमाइंडर होता है वही हो जाता है भाजक, और कितनी बार जा रहा है 2 बार जा रहा है, और रिमाइंडर क्या बच रहा है 51, ठीक है 51। थर्ड स्टेप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में जो हमारा भाजक था वही क्या हो जाएगा भाजक था वो क्या हो जाएगा भाज्य, और जो हमारा रिमाइंडर बचा था वो हो जाएगा भाजक, और कितनी बार जा रहा है ये 2 बार जा रहा है, और रिमाइंडर क्या आ गया 0। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तब हमारा जो अंतिम भाजक होता है वही क्या होता है HCF। तो HCF कितना आ गया 51 आ गया,
क्वेश्चन इज ओवर। ठीक है, अब करते हैं चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसे नोट कर लो। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सिद्ध करना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, तो हमारा एक धनात्मक विषम पूर्णांक होता है तो सबसे पहले हमें विषम पता होना चाहिए। विषम क्या होता है? विषम संख्या वो होती है जिसमें 2 का भाग पूरी तरह न जाए। ठीक है, वो विषम संख्या होती है। तो इसे सॉल्व करते हैं, देखो। ठीक है, सॉल्व करते हैं। इसमें मान लेते हैं, माना लेट ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, ये क्या है? कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ a बराबर क्या हो गया? BQ+R। लेकिन प्रश्नानुसार हम b को क्या मान रहे हैं? b बराबर 6, क्यों? यहाँ पे 6 दे रखा है, इसलिए हमने 6 मान लिया अपनी तरफ से। ठीक है, अगर हमारा b 6 आ जाता है तब हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? तो पता है रिमाइंडर हमेशा 6 से छोटा रहता है। रिमाइंडर क्या रहता है? 6 से छोटा, मतलब भाजक से छोटा रहेगा हमेशा। जरूरी नहीं है, अगर हमारा भाजक 3 है तो 3 से छोटा रहेगा, भाजक 5 है तो 5 से छोटा रहेगा। तो यहाँ पे भाजक कितना है? 6, तो रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा रहेगा। कितना रहेगा? 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर रहा। अब इसमें इन दोनों मानों को रखेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो कई सारे मान बनेंगे। जैसे हम रखें A1 में b बराबर रखा 6q और ये रखा 0। ठीक है, A2 में रखा 6q+1, फिर रखा, ये सारे मान रखते जाते हैं आर की पे, और b की तो वही सेम रहेगा ही 6, 6q+2, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 6q+3, ये 5 हो गया, 6q+4, ये 6 हो गया, 6q+5। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बताया था अगर किसी सम संख्या का गुणा किसी भी संख्या में कर दो हमें सम संख्या ही प्राप्त होती है, ये तो तुम्हें पता होगा। अब देखो 6 हमारी सम संख्या है सभी में, और किसी के साथ कर लो वो सम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये हमारी ये वाली ये सभी क्या है? हमारी ये सभी सम संख्याएं। क्या है? ये सम संख्याएं। अगर हम सम संख्या के साथ सम संख्या जोड़ते हैं तो सम संख्या आती है, और अगर सम संख्या के साथ विषम संख्या को जोड़ते हैं तो विषम संख्या आती है। यहाँ वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर सम संख्या के साथ 0 जोड़ें तो क्या आ जाएगी? सम संख्या। सम संख्या के साथ विषम संख्या जोड़ें तो क्या आ जाएगी? विषम संख्या। ये क्या आ जाएगी? सम संख्या विषम, सम संख्या के साथ सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या, और सम संख्या के साथ विषम संख्या जोड़ेंगे तो विषम संख्या। ठीक है, और अगर सम संख्या के साथ सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या, और सम के साथ विषम जोड़ेंगे तो विषम संख्या। तो ये हमारी सम आई, ये विषम आ गई, ये सम आई, ये विषम आएगी, ये सम आई, ये विषम आएगी। तो हमारी विषम संख्या कौन कौन सी हैं? विषम संख्या हमारी ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है। ठीक है, तो हमें लिखना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किसका? 6q+1, ये विषम ही तो है तो लिख दिया 6q+1। एक लिख दिया ये वाला 6q+3, तथा एक और 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक परेड में कुल 616 सदस्य और एक आर्मी का बैंड है, उनको उसके पीछे ही चलना है। तो कुल उस लाइन में कितने सदस्य आ सकते हैं अगर पहले सदस्य हमारे 32 हों? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हमारी स्टार्टिंग में कितने सदस्य लगे हैं? 32 सदस्य लगे हैं। 1 2 3 4, कितने हैं ये? 32 तक है। तो हमें इनके पीछे ही आर्मी सदस्य लगाने हैं, मतलब इन्हीं के पीछे ही चलते हुए परेड करनी है। प्रत्येक लाइन में सदस्यों की संख्या बराबर होनी चाहिए।
इसका मतलब समझे क्या हुआ कि इसका मतलब इन सभी लाइनों में सदस्य क्या रहेंगे, कॉमन रहेंगे, और कॉमन का मतलब होता है HCF। तो इनका हमें क्या निकालना है, HCF किसका, 32 का और 616 का। तो हमें 32 का और 616 का HCF निकालना है। और मैंने HCF निकालने की थ्योरम बता दिया है। क्या होता है, या तो तुम फैक्टर से कर लो या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कर लो। तो फैक्टर तो बहुत ज़्यादा ईजी है, उसे तो तुम तो कर ही सकते हो, मैं करा देता हूँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, तो हमें HCF निकालना है किसका, 616 का और 32 का। ठीक है, तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या में कितने देते हैं, भाग देते हैं। 616 में हमने क्या दिया, भाग दिया। कितनी बार गया, पहले एक बार जा रहा है, 32, कितना बचा, 9, 2 29 बचा, 6 को ले लिया। ठीक है, अब कितनी बार चला जाएगा, अब इसमें लगभग 9 बार चला जाएगा। 9 का 9, 9 18 की 8, हासिल आई 1, 9 27 और 1 28। ठीक है, कितना बचा, 2, कितना बचा, सॉरी यहाँ कितना आ गया, इससे हासिल लगी 8 बचा, टोटल रिमाइंडर 8 बचा। अब 8 में फिर से कितनी में भाग देंगे 8 का, 32 में। कितनी बार गया, 4 बार, 32। रिमाइंडर क्या आ गया, 0। हमें रिमाइंडर क्या चाहिए था, 0। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारी क्या होती है, A बराबर BQ प्लस R, यही तो होती है। तो यहाँ पे A हमारा क्या है, 616 बराबर B क्या है हमारी 32, कितनी बार गया, 19 बार, रिमाइंडर क्या रहा, 8 रहा। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब करेंगे सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमारा भाजक क्या था, 32, कितने से दिया था हमने, 8 से, कितनी बार गया था, 4 बार, और रिमाइंडर क्या रहा था, 0। अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए तो हमारा अंतिम भाजक जो क्या होगा, अंतिम भाजक की HCF होगा। इसका मतलब 8 आया। तो इन सभी लाइनों की यानी सदस्यों के पीछे कितने सदस्य लगेंगे, 8 सदस्य लगेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमेशा 3m या 3m+1 की फॉर्म का होता है। ठीक है, अब आइए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए बताना है। तो देखिए, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का करते हुए पहले हमें एक पूर्णांक की आवश्यकता होती है। तो मान लेते हैं, माना A कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या मान लिया, कोई धनात्मक पूर्णांक है। तब अगर हमारा A धनात्मक पूर्णांक आ गया तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A बराबर क्या हो गया, BQ प्लस R। BQ प्लस R आ गया। तो यहाँ पे B प्रश्न में देखते हुए ये कितना है, 3, तो B मान लेते हैं हम 3 प्रश्नानुसार, और हमने मान लिया 3 प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे हमारी रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 0, 1 या 2। ठीक है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर हमेशा भाजक से क्या रहता है, कम रहता है। अब आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारा आगे हो जाएगा, इन मानों को रख देंगे इसमें। तो हमारा A बराबर हो गया, A बराबर हो गया 3Q, क्योंकि B यहाँ पे 3 रख दिया और R यहाँ पे क्या रख दिया, 0। दूसरी कंडीशन क्या बनी, A बराबर 3Q प्लस 2, सॉरी 1। और तीसरी कंडीशन क्या बनी, A बराबर 3Q प्लस 2, क्या हमने R के मान यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2 रख दिया, और 3 का मान तो सेम ही रहेगा। अब देखो इसे सॉल्व करती हैं, क्योंकि उसने क्या बोला है, ये रहा पूर्णांक का वर्ग, यानी इस पूर्णांक का क्या करें, वर्ग करें। तो दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, तो वर्ग करें तो क्या हो गया, A² बराबर 3Q का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे क्या कर देंगे, A² बराबर 9Q²। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3Q का होल स्क्वायर। इसकी यहाँ पे क्या रख देंगे, M, क्या रख देंगे, M। ठीक है, इसी में क्या रख दिया, M। तो क्या आ गया, A² बराबर 3M। ठीक है, यही प्रूव करना था। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, दोनों ओर क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर। तो क्या आ गया, A² बराबर 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया, A² बराबर 3Q का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 3Q × 1, ये प्लस B का होल स्क्वायर खोल दिया। अब आगे क्या हो जाएगा, 9Q² प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6Q। ठीक है,
यहाँ से और यहाँ से हमें कॉमन दिख रहा है 3, तो 3 ले लेंगे बस। तो क्या आ गया 3q² प्लस 2q। 1 को अलग लिख दो, ठीक है। तो इसके यहाँ पे क्या रख देंगे m, क्योंकि ये क्या है एक पूर्णांक है, ये भी तो पूर्णांक ही आएगा, तो ये रख दिया। आगे देखिए दोनों ओर क्या कर देंगे, यहाँ भी वर्ग कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर तो क्या हो गया a² बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे आगे सॉल्व कर देंगे तो 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं तो हो गया 9q² प्लस 4 प्लस 2 3 6 3 12, तो 12q, ठीक है। इसे यूँ कहते हो 9q², इसको आगे लिख दो 12q, इस पर तोड़ के रख दो 3 प्लस 1 लिखते हैं ना, 3 प्लस 1। अब इन तीनों में से कॉमन मिल रहा है 3, ले लो। यहाँ क्या रह गया 2q², यहाँ क्या रह गया 4q, और यहाँ रह गया 1, यहाँ कहते हो आ गया, और ये बचा बाहर 1। अब इसी पे क्या रख देंगे m, क्यों, क्योंकि ये एक पूर्णांक है, ठीक है। हमें यही प्रूफ करना था। और यहाँ से आगे क्वेश्चन तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। और तो इसमें फिर से वही मानेंगे, एक धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, तो हमने ले लिया, माना ए कोई, ठीक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। जब एक भी धनात्मक पूर्णांक हो गया तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर क्या होता है BQ प्लस R होता है। लेकिन क्वेश्चन को देखते हुए हम B बराबर मानते 3, B बराबर क्या मानेंगे 3। ये हमारे जब भाजक 3 हो गया तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा R बराबर 0 1 2, यही तो आएगा हमारा। अब आगे इन सारे क्वेश्चनों को फिर अब हल की तरह इसी में रखेंगे, ठीक है। जैसे पहली कंडीशन क्या बनेगी, a बराबर 3q प्लस 0, वही तीनों कंडीशन बनेंगी, a बराबर 3q प्लस 1। तीसरी कंडीशन बनी a बराबर 3q प्लस 2, क्योंकि पूर्णांक है। अभी क्या था, अभी हम वर्ग कर रहे थे, इस बार क्या करेंगे, इस बार हम घन करेंगे। तो दोनों ओर क्या करने पर, दोनों ओर घन करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a बराबर 3q का होल क्यू, तो a बराबर क्या आ गया 27q का क्यू। इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 9 इंटू 3q का क्यू। और देखो इसके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं m, क्योंकि m क्या हमारे पूर्णांक है, तो क्या आ गया 9m आ गया, ठीक है। अब सॉल्व करते दूसरी कंडीशन को, यहाँ भी क्या करते हैं दोनों ओर घन करने पर, ठीक है, घन कर दो। a बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यू, ठीक है। हमें a प्लस b का होल क्यू पता है, वही खोल देंगे। तो क्या होता है a का होल क्यू प्लस 1 का क्यू प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 ब्रैकेट में 3q प्लस 1, यही होता है। इसे सॉल्व कर लें, ये क्या हो गया 27q का क्यू प्लस 1 हो गया, ये क्या हो गया 3 तरह का 9q ब्रैकेट में 3q प्लस 1, ठीक है। और यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचा 3q का क्यू प्लस यहाँ क्या बचा q ब्रैकेट में 3q प्लस 1, ये बचा, ठीक है। और बाहर क्या रह गया 1 रह गया, ये वाला बाहर 1 रह गया। इसी यहाँ पे क्या रख देंगे 1, क्योंकि m रख देंगे। m क्यों रखेंगे, क्योंकि m हमारा क्या है, m एक पूर्णांक है, और ये संख्या ही हमारी क्या आएगी पूर्णांक आएगी। तो क्या रख देंगे 9m प्लस 1, ठीक है, ये आ गया। अब ये वाला कंडीशन, तीसरी कंडीशन सॉल्व करेंगे। जैसे दोनों ओर घन करने पर, ठीक है, तो दोनों घन करेंगे तो क्या हो गया a बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यू, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये भी यही इसी की तरह सूत्र खोल देंगे। तो 3q का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3q इंटू 3 इंटू 3q इंटू 2 ब्रैकेट में 3q प्लस 2, ठीक है। ये सॉल्व करते हैं, ये कितना आ गया 27q का क्यू, ये आ गया 8, और ये आ गया 3 का 9 नहीं 18 q ब्रैकेट में 3q प्लस 2, ठीक है। इसमें से क्या कौन मिल जाएगा हमें 9, तो यहाँ क्या रहेगा 3q का क्यू, और यहाँ क्या रहेगा 2q ब्रैकेट में 3q प्लस
2, ठीक है, प्लस 8 बाहर चला गया। इस पूरे की जगह पे क्या रख देंगे, इसकी जगह पे रख देंगे 3, ये क्या है m, तो m रख देंगे प्लस 8, ठीक है। इसके आगे की एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।